बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 फिज़िक्स 2025 पैक्टा की बेटा जो आपकी न्यू बुक आई है जी। चैप्टर नंबर 7 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे वेव्स एंड वाइब्रेशंस। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बीट्स। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे बीट्स क्या होती हैं। आपको याद होगा जब हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के टॉपिक को पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से तीन फेनोमिनाज हमें मिलते हैं। एक इंटरफेरेंस का था, एक स्टेशनरी वेव्स का था और तीसरा बीट्स का था। तो इंटरफेरेंस हमारे पास तब होता था जब हमारे पास दो वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी की सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होती थी। स्टेशनरी वेव में अगर आपके पास दो वेव सेम फ्रीक्वेंसी की ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती थी तो स्टेशनरी वेव बनती थी। इसी तरह बेटा अगर आपके पास दो वेव्स हों बट स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की हों और सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करें, तो तब उनके दरमियान जो है वो पीरियोडिक वेरिएशन बनती हैं साउंड की मैक्सिमम और मिनिमम लाउडनेस की। ठीक है, कहीं पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, कहीं पे एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है जब दो वेव्स की स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो, या ऐसे दो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हो कि एक की फ्रीक्वेंसी दूसरे से कम हो या एक की फ्रीक्वेंसी दूसरे से ज़्यादा हो। तो उस फ्रीक्वेंसी डिफरेंस की वजह से हमें रिजल्ट में बीट्स मिलती हैं। तो बीट्स को आज हमने पढ़ना है। और ये आपका एक्सरसाइज का कम्प्रीहेंसिव लॉन्ग क्वेश्चन भी है। मार्क कर लें बेटा, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन तीनों डिपार्टमेंट वाइज ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्या है टॉपिक है। सबसे पहले डेफिनेशन मार्क करें बीट्स की। When two waves of slightly different frequencies traveling in the same direction overlap each other, then there is a periodic variation of sound between the maximum and minimum loudness which is called as beats. क्या कहता है कि अगर आपके पास दो वेव्स हैं स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की हैं, एक वेव की फ्रीक्वेंसी मान ले 32 हर्ट्ज़ है, एक बीट जो आपके पास वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी बेटा आपके पास जो है वो 28 हर्ट्ज़ है, तो आपको बीट फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज़ की मिलेगी जो कि दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगी। देखिए, एक मैंने कहा था 32 हर्ट्ज़ की है, दूसरी 28 की है, तो 32 माइनस 28 बनता है 4 हर्ट्ज़। तो आपको 4 बीट्स पर सेकंड सुनाई देंगी। ठीक है, अच्छा जी। और सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी, मिलेंगी, तो उनके दरमियान पीरियोडिक वेरिएशन। पीरियोडिक वेरिएशन का मतलब है कि एक ख़ास सेकंड बाद अगर आपके पास मैक्सिमम लाउडनेस का नोट आया तो उतने ही सेकंड बाद दोबारा मैक्सिमम लाउडनेस का नोट आएगा। ठीक है, फिर उतने ही सेकंड के बाद दोबारा मैक्सिमम लाउडनेस का क्या आएगा नोट। इसे कहते हैं पीरियोडिक, एक सीक्वेंस के साथ, एक ऑर्डर के साथ। ठीक है, बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम लाउडनेस। अब मिनिमम लाउडनेस वहाँ पर होगी जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और मैक्सिमम लाउडनेस वहाँ पर होगी जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो बीट्स बनती हैं। ठीक है, अब कैसे बनती हैं एग्जाम्पल से बात समझते हैं। बेटा हमारे पास दो ट्यूनिंग फोक्स हैं। ट्यूनिंग फोक्स गिव आउट प्योर नोट्स सिंगल फ्रीक्वेंसी। अब ट्यूनिंग फोक ना एक्चुअली ये हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है फिज़िक्स में जिससे बेटा हम साउंड वेव प्रोड्यूस करते हैं। ये इसके प्रॉन्ग्स होते हैं जो दो आपको नज़र आ रहे हैं, इनकी वाइब्रेशन से जो है वो ये जब वाइब्रेट करता है तो आपके पास इसकी फ्रीक्वेंसी बनती है जिससे साउंड वेव प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, अब आपके पास अगर एक सिंगल ट्यूनिंग फोर्क है, ट्यूनिंग फोर्क गिव आउट अ प्योर नोट सिंगल फ्रीक्वेंसी। एक ट्यूनिंग फोर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी 32 हर्ट्ज़ है, तो ये एक प्योर नोट है। इफ़ टू ट्यूनिंग फोर्क्स ए एंड बी ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी से 32 हर्ट्ज़ आर साउंड सेपरेटली। अब एक ट्यूनिंग फोर्क ए है, एक ट्यूनिंग फोर्क बी है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी बेटा 32 हर्ट्ज़ है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी 32 हर्ट्ज़ है। अब इन्हें हम ना सेपरेटली साउंड कर रहे हैं, लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो हमें कोई बीट सुनाई नहीं देगी। हम इन दोनों की आवाज़ों के दरमियान फ़र्क नहीं कर सकेंगे। दे विल गिव आउट प्योर नोट्स, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है तो प्योर नोट हमें सुनाई देंगे। इफ़ दे आर साउंडेड साइमल्टेनियसली। ठीक है, अगर हम इन्हें इकट्ठा क्या करते हैं, एक ही साथ बजाते हैं, इट इज़ विल डिफ़िकल्ट टू डिफ्रेंशिएट द नोट ऑफ वन ट्यूनिंग फोर्क फ्रॉम दैट ऑफ द अदर। दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है ना, अगर हम इन्हें इकट्ठा क्या करते हैं, एक साथ बजाएंगे, तो दोनों ट्यूनिंग फोर्क से जो साउंड निकलेगी उनकी फ्रीक्वेंसी तो सेम है। अब आप कैसे कहेंगे कि ये इस ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी है या इस ट्यूनिंग फोर्क की? हम फ़र्क नहीं कर सकेंगे क्योंकि कोई बीट्स ही प्रोड्यूस नहीं होगी। बीट्स तब प्रोड्यूस होती हैं जब एक फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, एक फ्रीक्वेंसी कम हो।
अगर बेटा ये जो ट्यूनिंग फोर्क बी है इसके ऊपर मैं वैक्स लगा दूँ मोम, ठीक है, या प्लास्टिसाइन कोई प्लेडो टाइप मटेरियल मैं इसके ऊपर लगा दूँ क्ले का, तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। लेट से आपकी बुक में लिखता है कि 28 हर्ट्ज़ हो जाएगी। अच्छा एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, जो आप नॉर्मली आपके पास हार्ड बुक्स होंगी वहाँ पे यहाँ 30 हर्ट्ज़ भी हो सकता है। तो आपने ना कंसेप्ट को समझना है, मतलब कि क्या कहना चाह रहा है बुक में, डिफरेंस कैसे आ रहा है, ठीक है। आपकी जो बुक्स हैं वो यहाँ पर 30 हर्ट्ज़ लिखा हुआ है। तो एक चीज़ मैं शुरू में क्लियर कर दूं कि वैक्स से फ्रीक्वेंसी आपकी बुक में 30 हर्ट्ज़ हो रही है, तो 32 माइनस 30 डिफरेंस 2 हर्ट्ज़ का आ रहा है, तो आपकी बुक में 2 बीट्स प्रोड्यूस हो रही हैं। बट मैं जो आपको आज केस करवा रहा हूँ उसमें 4 बीट्स प्रोड्यूस हो रही हैं। तो आप पेपर में ये लिखें वो लिखें, दोनों बातें ठीक हैं, लेकिन एग्जाम्पल को तवज्जो से समझना है, ठीक है। ये चीज़ मैं शुरू में क्लियर करना चाहता था ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो देखें अब मैंने क्या कहा है कि वैक्स लगाने से 32 से फ्रीक्वेंसी कितनी कम हुई, 28 हर्ट्ज़, ठीक है। इफ़ द ट्यूनिंग फोर्क बी इज लोडेड विद सम वैक्स मीन मोम और प्लास्टिसाइन, इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी लोअर स्लाइटली से इट बिकम्स 28 हर्ट्ज़। ट्यूनिंग फोर्क ए की फ्रीक्वेंसी 32 हर्ट्ज़ थी, बी की भी 32 हर्ट्ज़ थी, बट बी वाले पे हमने वैक्स लगाई तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 28 हर्ट्ज़। तो ए वाले ट्यूनिंग फोर्क की अभी भी 32 है बट बी वाले की 28 है। तो अब हम कहेंगे कि एफ ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर है बेटा एफ बी से, ऐसे ही है ना। शुरू में बराबर थी, जब बराबर थी तो कोई बीट्स प्रोड्यूस नहीं हो रही थी, अब बीट्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। इफ़ नाउ द टू ट्यूनिंग फोर्स आर साउंडेड टुगेदर, अब बेटा अगर हम इन दोनों ट्यूनिंग फोर्स को इकट्ठे बजाएंगे, इकट्ठे साउंड प्रोड्यूस करवाएंगे, अ नोट ऑफ अल्टरनेटली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटेंसिटी विल बी हेयर्ड। तो हमें कुछ ऐसे नोट सुनाई देंगे कि एकदम से लाउडनेस ज़्यादा होगी, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, फिर कम हो जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम हो जाएगा। दिस नोट इज़ कॉल्ड बीट नोट, इसे हम कहेंगे कि ये बीट सुनाई दे रही हैं। और अ बीट विच इज़ ड्यू टू द इंटरफेरेंस बिटवीन द साउंड वेव फ्रॉम अ ट्यूनिंग फोर्क ए एंड बी, और ये किस तरह से बनेगी, इंटरफेरेंस से, ठीक है। जब ए ट्यूनिंग फोर्क का क्रस्ट बी वाले से मिलेगा तो इंटरफेरेंस मैक्सिमम होगा, लाउड साउंड होगा। जब ए वाले का ट्रफ बी वाले के क्रस्ट से मिलेगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और लाउडनेस ज़ीरो होगी, कोई साउंड नोट जो है मिनिमम हमें सुनाई देगा। बात समझ रहे हैं, तो इस तरह से आपके पास डिफरेंस बनेगा। तो देखें फिगर 7.12a शोज द वेव फॉर्म ऑफ नोट इमिटेड फ्रॉम अ ट्यूनिंग फोर्क ए। ये जो बेटा ट्यूनिंग फोर्क ए था ना, ये इसकी वेव फॉर्म दिखाई गई है, ठीक है, ये ऊपर ए लिखा हुआ भी है। इसी तरह सिमिलरली 7.12b, ये जो फिगर आपके पास 7.12b है ये वाली, ये है जी शो द वेव फॉर्म ऑफ नोट इमिटेड बाय ट्यूनिंग फोर्क बी, ट्यूनिंग फोर्क बी। अब आप देख रहे हैं इनमें स्लाइटली डिफरेंस है। स्लाइटली डिफरेंस कैसे है, देखिए इसका क्रस्ट मुकम्मल नज़र आ रहा है आपको ए में, बी वाले का क्रस्ट अभी शुरू हुआ है, मुकम्मल क्रस्ट नहीं है, ठीक है। फिर अगर आप देखो तो ए वाला जो नोट है ना वो थोड़ा सा आगे है, मतलब उसका ट्रफ पहले आ रहा है, बी वाले के केस में उसका ट्रफ थोड़ा सा लेट आ रहा है। अब अगर आप इस पॉइंट को देखें ना, ये जो पॉइंट है ये आपको यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है, इस पॉइंट को जहाँ पर इस वक्त मेरा कर्सर है, यहाँ पर देखें इस लाइन में जो पैरेलल लाइन है, यहाँ पर आपके पास बेटा ये क्रस्ट से मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा है, लाउड नोट मिल रहा है। लेकिन बेटा अगर आप इस वाई वाले पॉइंट को देखें तो यहाँ पर अब आपके पास ए ट्यूनिंग फोर्क का ट्रफ है, बी वाले का क्रस्ट है, क्रस्ट ट्रफ मिलेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो आपको जो है वो मिनिमम एम्पलीट्यूड जो है, मिनिमम लाउडनेस मिलेगी वाई पॉइंट पे। इसी तरह अगर हम जेड पॉइंट पर आ जाएँ, अगेन देखें ट्यूनिंग फोर्क ए का क्रस्ट है और ट्यूनिंग फोर्क बी का भी क्या आ रहा है, क्रस्ट मिलेंगे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा। बात समझ रहे हैं। एक और चीज़ जो यहाँ पर फोकस करने वाली है कि आपके पास जो मैक्सिमम और मिनिमम है, ये मैक्सिमम आपके पास क्या है लाउडनेस और यहाँ पर मिनिमम लाउडनेस है। मैक्सिमम और मिनिमम लाउडनेस के दरमियान जो टाइम है वो 1/8 सेकेंड है। कितना है, 1/8 सेकेंड। इसी तरह मिनिमम टू मैक्सिमम लाउडनेस का जो टाइम है वो 1/8 सेकेंड है। तो आपसे पूछा जाए कि दो लाउडनेस के दरमियान, दो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लाउडनेस के दरमियान टाइम कितना है, 1/4 सेकेंड। तो अगर मैं 1/4 को 4 दफ़ा ऐड करूँ, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो बेटा ये 1 बनता है। कितना बनता है, 1। अगर मैं 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 को ऐड करता हूँ,
बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि 1 सेकंड में 4 बीट्स प्रोड्यूस हो रही हैं। कितनी? 4। और जो आपका बीट फ्रीक्वेंसी डिफरेंस हमने निकाला था 32 माइनस 28, वो 4 हर्ट्स था। इसका मतलब 1 सेकंड में 4 बीट्स मिलेंगी। एक बीट का मतलब है, एक बीट क्या है? 2 मैक्सिमम लाउडनेस के दरमियान एक बीट है। यहाँ पे मैक्सिमम लाउडनेस है, यहाँ पर मैक्सिमम लाउडनेस है, तो ये एक बीट है। मतलब 1/4 सेकंड का मतलब है 0.25 सेकंड में आपको एक क्या सुनाई दे रही है? बीट। इसी तरह फिर 0.25 में दूसरी बीट, यानी कि आधे मिनट में 2 बीट्स और पूरे मिनट में 4 बीट सुनाई देंगी। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर वैल्यू लेंगे 30 हर्ट्स, यहाँ पर मैंने क्या ली थी? 28 हर्ट्स। अगर वैक्स के साथ आप वैल्यू लेते हैं 28 की जगह 30 हर्ट्स, तो डिफरेंस बनता है 2 हर्ट्स। तो बेटा फिर आपको 2 बीट सुनाई देंगी पर सेकंड। ठीक है। और 2 बीट्स जब सुनाई देंगी तो फिर आपके पास, जब आप ये यहाँ पर 30 हर्ट्ज लेंगे तो इधर बेटा आपके पास जो मैक्सिमम लाउडनेस और मिनिमम लाउडनेस के दरमियान टाइम डिफरेंस होगा वो 1/4 होगा। ठीक है। और जो आपके पास मैक्सिमम लाउडनेस टू मैक्सिमम लाउडनेस डिफरेंस होगा टाइम का, वो तब आपके पास होगा 1/2 सेकेंड। ठीक है। मतलब कि आधे मिनट में आपके पास, आधे सेकंड में आपके पास जो है वो एक आपको बीट सुनाई देगी और पूरे सेकंड में आपको 2 बीट्स क्या हैं? सुनाई देंगी। समझ रहे हैं बात? ठीक है। तो वहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा फिर? 32 माइनस 32 हर्ट्स का, तो 2 बीट्स मिलेंगी। यहाँ पर आ रहा है 32 माइनस 28 4 बीट्स का, तो इसलिए आपको 1 सेकंड में 4 बीट सुनाई देंगी। अब ये रीड कर लेते हैं एक दफ़ा और बात आपको समझ आ जाएगी। देखें, व्हेन बोथ द ट्यूनिंग फोर्क्स ए एंड बी आर साउंडेड टुगेदर। अब दोनों ट्यूनिंग फोर्क्स को हमने इकट्ठा ऑपरेट किया। द रिजल्टेंट वेवफॉर्म इज शोन इन द फिगर 7.12c। इट शोज हाउ डू द बीट नोट अकर एट सम इंस्टेंट एक्स। अब एक्स इंस्टेंट की बात हो रही है, जब मैंने कहा था क्रस्ट क्रस्ट पे फॉल किया है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू वेव इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में था। द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज लार्ज एंड साउंड इज हेयर्ड। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हाई होकर हमें लाउड साउंड सुनाई देगा। ठीक है। आफ्टर 1/8 द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव ड्यू टू वन ट्यूनिंग फोर्क इज ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव ड्यू टू अदर ट्यूनिंग फोर्क। अब 1/8 सेकंड गुजरने के बाद हम जो है वो लाउडेस्ट वाले साउंड से कहाँ आ जाएंगे? मिनिमम लाउडनेस पे। क्यों? क्योंकि अब आप देखें, पहले ट्यूनिंग फोर्क का ट्रफ आ रहा है तो दूसरे ट्यूनिंग फोर्क का क्रस्ट आ रहा है। ट्रफ क्रस्ट मिलेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मिनिमम एम्पलीट्यूड और लाउडनेस मिलेगी। तो एक दूसरे के ओपोजिट उसने कहा है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मिलेंगे। यही बात लिखी है ना, ओपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव ड्यू टू अदर ट्यूनिंग फोर्क। किस पॉइंट पर? वाई पॉइंट पर। हैंस फेंट साउंड और नो साउंड इज हेयर्ड। ठीक है। या तो मिनिमम लाउडनेस मैंने इसको कहा, या तो बहुत हल्की आवाज़ आएगी या बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है। फिर आफ्टर एन अदर 1/8 सेकेंड लेटर द डिस्प्लेसमेंट आर अगेन इन द सेम डायरेक्शन। फिर जब 1/8 सेकेंड गुजरेगा तो हम मिनिमम लाउडनेस से फिर कहाँ चले जाएंगे? मैक्सिमम लाउडनेस पे। तो मैक्सिमम लाउडनेस कब मिली? जब क्रस्ट पे क्या किया? फॉल किया। ठीक है। तो अगेन जेड पे हमें क्या है? लाउड साउंड सुनाई देगा। और ये मिनिमम और मैक्सिमम लाउड का ही जो डिफरेंस आ रहा है, पीरियोडिक डिफरेंस, इसी से बीट्स बन रही हैं। एज द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ टू ट्यूनिंग फोर्क्स इज आल्सो 4 हर्ट्स। हमने कहा था ना कि जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है 32 माइनस 28 वो 4 हर्ट्स है। ठीक है। सो वी फाइंड दैट द नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क। तो वो भी कितनी होंगी? 4 बीट्स पर सेकंड हमें सुनाई देंगी। तो ए ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी थी 32 हर्ट्स, बी ट्यूनिंग फोर्क की थी 28 हर्ट्स। तो एफ ए ग्रेटर दैन एफ बी था, तो नंबर ऑफ बीट्स आपके पास बनेंगी एफ ए माइनस एफ बी, जो कि होगा बेटा 32 हर्ट्स माइनस 28 हर्ट्स इज इक्वल टू 4 हर्ट्स। ठीक है। हाउएवर, ताहम when the difference between the frequencies of two sound is more than 10 hertz it is difficult to recognize the beat। अच्छा, जो हमारे इंसानी कान है ना, अगर बेटा 1 सेकंड में 10 बीट्स प्रोड्यूस हो तब तक तो हम उसे सुन सकते हैं, लेकिन अगर 10 से ज़्यादा बीट्स प्रोड्यूस हो तो वो हमारे कानों को नहीं पता चलता, हम उसे रिकग्नाइज ही नहीं कर सकते। ठीक है। तो मैक्सिमम जो हमारे ईयर्स की बीट फ्रीक्वेंसी लिमिट है वो 10 है। मोर देन 10 हर्ट्स हम नहीं सुन सकते। ठीक है।
फिर ये एक जी पिक्टोरियल कंपैरिजन है लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसफ़र वेव का। हमने पढ़ा था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल्स जो हैं वो टू एंड फ्रो, लेफ़्ट टू राइट क्या करते हैं, प्रोपिगेट करते हैं, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन प्रोपिगेट करते हैं। जैसा कि म्यूज़िक सिस्टम में साउंड वेव्स दिखाई गई हैं जिनमें आपके पास कंप्रेशन और रेयरफेक्शन है। कंप्रेशन वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये कंप्रेस आप देख रहे हैं एयर पार्टिकल्स कंप्रेस हैं। रेयरफेक्शन में एयर पार्टिकल या जो वेव्स हैं इनके दरमियान सेपरेशन ज़्यादा है। दो कंजक्टिव कंप्रेशन के दरमियान फासला वेवलेंथ होता है या दो कंजक्टिव रेयरफेक्शन के दरमियान फासला वेवलेंथ होता है। एम्पलीट्यूड आपको जो है दिखाया गया है रेड कलर के एरो से, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन। और ये कहाँ जा रही है जी, इंसानी कान पर, क्योंकि ये साउंड वेव है तो एयर इन्हें सेंस करेगा। इसी तरह आपकी आई सेंस करेगी बेटा लाइट वेव्स को, ठीक है। अब आप टेलीविज़न देख रहे हैं तो वहाँ से विजिबल लाइट आ रही है। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की यहाँ पर ट्रांसफ़र नेचर जो है, ट्रांसफ़र वेव ड्रा की गई है क्रस्ट फॉर्म में। अब ट्रांसफ़र वेव बनती है जब पार्टिकल्स ऑफ मीडियम जो हैं वो अप एंड डाउन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन क्या करते हैं, ऑसिलेट और वाइब्रेट, ठीक है। यहाँ पर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन है। और आपने पढ़ा था कि अबव इक्विलिब्रियम पोजीशन जो पोर्शन होता है उसे हम क्रस्ट कहते हैं, और बिलो जो आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन पोर्शन होता है उसे हम ट्रफ कहते हैं। दो कंजक्टिव ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस वेवलेंथ है, दो कंजक्टिव क्रस्ट के दरमियान जो डिफरेंस है वो वेवलेंथ है। और एम्पलीट्यूड वही अगेन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन, ठीक है जी, ये एम्पलीट्यूड है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। वन कैन यूज़ बीट टू ट्यून अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, ये जो आपके पास म्यूजिशियन होते हैं ना, लाइक गिटारिस्ट या वायलिन प्लेयर जो है, ये अपनी जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं इसको बीट्स की मदद से ट्यून करते हैं। होता पता है क्या है कि एक आपके पास जो है ना स्ट्रिंग ट्यून होती है, ठीक है, या एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा होता है जो ट्यून होता है, दूसरा इंस्ट्रूमेंट ऐसा होता है वो डी ट्यून होता है। अब जो डी ट्यून इंस्ट्रूमेंट है ना उसकी नॉब को घुमाया जाता है, स्ट्रिंग को टाइट किया जाता है, और जब उसे प्लग किया जाता है तो एक वक्त ऐसा आता है कि आप दोनों इंस्ट्रूमेंट की जो साउंड फ्रीक्वेंसी है उसमें कोई फ़र्क नहीं कर पा रहे होते, कोई बीट सुनाई नहीं देती, तो तब हम कहते हैं कि हमारा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ट्यून हो गया। और अगर बीट सुनाई दे रही हो तो इसका मतलब है कि अभी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ट्यून नहीं हुआ, ठीक है। यही बात यहाँ लिखी है। सच एज पियानो और वायलिन बाय बीटिंग अ नोट अगेंस्ट अ नोट ऑफ नॉन फ्रीक्वेंसी, मतलब एक नॉन फ्रीक्वेंसी वाला ट्यून इंस्ट्रूमेंट है और एक अनट्यून इंस्ट्रूमेंट है। द स्ट्रिंग कैन देन बी एडजस्ट टू द डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी, स्ट्रिंग को हम टाइट करते हैं डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी पर बाय टाइटिंग और लूजिंग इट अनटिल नो बीट्स आर हियर्ड। जब कोई बीट्स नहीं सुनाई देती तो हम कहते हैं हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट परफेक्टली ट्यून हो गया, ठीक है। अब बीट फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन आ रही है, शॉर्ट में आ सकती है, एमसीक्यूज में आ सकती है। द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू वेव्स इज टर्म्स एज द बीट फ्रीक्वेंसी। बेटा दो वेव्स जो स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की है ना, उन्हीं का जो डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी का उसे हम बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एफ बीट से हम इसे लिखते हैं। द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव लाउड साउंड, दो सक्सेसिव लाउड साउंड के दरमियान जो टाइम इंटरवल है, जैसे हमने यहाँ पर देखा था दो सक्सेसिव लाउड साउंड के दरमियान, मैंने कहा था ना दो सक्सेसिव लाउड साउंड के दरमियान एक बीट बनती है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था कि 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 करेंगे तो 4 दफ़ा बीट्स ऐड होके एक सेकंड बनाएंगे। इसका मतलब एक सेकंड में 4 बीट सुनाई दे रही हैं हमें, ठीक है। तो ये है जी T2 - T1। देयरफॉर अब बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बीट फ्रीक्वेंसी जो है ना वो रेसिप्रोकल होगी टाइम का, क्योंकि आपको पता है फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड का, ऐसे ही है ना। तो F = 1/T। फिर है जी आपके पास ट्यूनिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, शॉर्ट क्वेश्चन MCQ में इंफॉर्मेशन आ सकती है, इसे भी रीड कर लेते हैं। हेयर आर सम एग्जाम्पल्स हाउ बीट्स आर जनरेटेड इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब गिटार है ना, When playing two strings with slightly different tunings, अगर आप जो है दो स्ट्रिंग्स को क्या करें प्लग, एक की फ्रीक्वेंसी अलग होगी दूसरे की अलग होगी, बीट्स सुनाई देंगे, बीट्स आर क्रिएटेड। फॉर एग्जांपल प्लेइंग अ स्टैंडर्ड ट्यून्ड स्ट्रिंग एंड अ स्ट्रिंग ट्यून्ड अ फ्यू सेंट्स हायर और लोअर। एक आपके पास स्टैंडर्ड ट्यून थी, मतलब आपने उसको ट्यूनर से जो है ट्यून किया, ठीक है, लेकिन दूसरी जो थी वो ट्यून नहीं थी या उससे कम या ज़्यादा फ्रीक्वेंसी थी तो बीट सुनाई देंगी। इसी तरह पियानो जो है, अब ये गिटार था, ठीक है, ये पियानो आप देख रहे हैं जी, ग्राउंड पियानो जिसे हम कहते हैं।
प्लेइंग टू कीज़ वाइट एंड ब्लैक। अब वाइट की फ्रीक्वेंसी अलग है, ब्लैक की फ्रीक्वेंसी अलग है, तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस आएगा। एडजेसेंट टू ईच अदर क्रिएट्स बीट्स, तो बीट्स सुनाई देंगी। इसी तरह वायलन में अगर आप देखें जी, ठीक है, ये जैसे वायलन जो है ये बंदा ऑपरेट कर रहा है। व्हेन प्लेइंग टू स्ट्रिंग्स विद स्लाइटली डिफरेंट बो जो है ना, ये जिससे इसे बजा रहा है इसे बो कहते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट प्रेशर से ये इसे प्रेस कर रहा है, एक स्ट्रिंग को ज़्यादा प्रेशर से कर रहा है, एक को कम से, एक जगह जल्दी से बो को गुजार रहा है, एक जगह कम गुजार रहा है। तो प्रेशर कम ज़्यादा होने की वजह से या बो की स्पीड कम ज़्यादा होने की वजह से बीट्स प्रोड्यूस होंगी। इसी तरह ड्रम्स हैं, व्हेन टू ड्रम्स विथ स्लाइटली डिफरेंट ट्यूनिंग्स आर प्लेड साइमल्टेनियसली बीट्स आर क्रिएटेड। अब अगर दो ड्रम है ना, ड्रमर ड्रम प्रेस कर रहा है और दोनों में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, तो भी बीट्स क्या होंगी, प्रोड्यूस होंगी। या एक पर वो ज़रा तेज़ी से मार रहा है, दूसरे पे हल्का हल्का मार रहा है, एक जगह वाइब्रेशन ज़्यादा है, एक जगह कम है, तो भी बीट्स सुनाई देंगे। इसी तरह फ्लूट है, बांसुरी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ये जैसे फ्लूट बजा रहा है, ठीक। व्हेन प्लेइंग टू नोट्स विथ स्लाइटली डिफरेंट एम्बॉर्चर लिप एंड फेशियल मसल्स। अब ये जो आप फूंक मार के बजाते हैं ना इसे, तो आप अपने जो फेशियल मसल्स हैं या लिप हैं वहाँ से हवा कम या ज़्यादा कर रहे हैं, तो डिफरेंट पोजीशंस की वजह से डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो सकती है दो नोट्स की, तो बीट्स प्रोड्यूस हो सकती हैं। इसी तरह ऑर्गन में होती हैं जी, व्हेन प्लेइंग टू पाइप्स विथ स्लाइटली डिफरेंट ट्यूनिंग्स बीट्स आर क्रिएटेड, ठीक है। जैसे हमने ऑर्गन पाइप्स में देखा था स्टेशनरी वेव बनती है, और ये इन्फॉर्मेशन लिखी हुई भी है कि द साउंड प्रोड्यूस बाय मोस्ट ऑफ द स्ट्रिंग एंड विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि स्ट्रिंग वाले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक गिटार, और विंड वालों में आ गया फ्लूट, ठीक है, या ऑर्गन पाइप। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, हमने देखा था स्टेशनरी वेव नोड्स और एंटी नोड्स बनते थे इन इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है, पेपर में एमसीक्यू आ सकता है। फिर है जी सेंथिसाइज़र। सेंथिसाइज़र एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, लाइक ये भी पियानो की तरह ही होता है, इसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो हमें साउंड मिलता है। जनरेटिंग टू ऑसिलेटर्स विथ स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज क्रिएट बीट्स। अब दोनों ऑसिलेटर्स की डिफरेंट फ्रिक्वेंसी है तो बीट्स सुनाई देंगी। अब हमने इन एग्जाम्पल से पढ़ा, इन ईच ऑफ दीज एग्जाम्पल द स्लाइट डिफरेंट इन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द टू साउंड सोर्सेज क्रिएट अ पीरियोडिक इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड। हमने देखा कि अगर हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है, या एक ही इंस्ट्रूमेंट है और इसके दो स्ट्रिंग्स हैं, उनके दरमियान स्लाइटली क्या है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, जिसकी वजह से उनका एम्पलीट्यूड कम या ज़्यादा हो रहा है, तो एज अ रिज़ल्ट हमें बीट सुनाई दे रही है, या पल्सेशन इफेक्ट भी इसे हम कहते हैं। बीट का दूसरा नाम है पल्सेशन इफेक्ट। अगर पेपर में आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन के एक्सप्लेन पल्सेशन इफेक्ट, तो बेटा परेशान नहीं होना, आप कहें जी हमारी तो बुक में ऐसा कुछ है ही नहीं, तो बीट्स ही आपने लिखनी है, ठीक है। म्यूजिशियन ऑफ्टन यूज बीट्स इंटेंशनली टू क्रिएट इंटरेस्टिंग रिथमिक इफेक्ट्स। अच्छा, ये सॉन्ग्स वगैरह में, गाने जो हैं डिफरेंट या डिफरेंट म्यूज़िक में भी बीट्स प्रोड्यूस की जाती हैं, ठीक है। डिफरेंट रिथमिक इफेक्ट्स होते हैं, टेक्सचर होते हैं, और प्रोड्यूस सेंस ऑफ टेंशन एंड रिलीज़, ठीक है जी। तो जो टेंशन को रिलीज़ करने के लिए कुछ लोग म्यूज़िक सुनते हैं, तो वहाँ पर भी इस्तेमाल होती हैं। हाउएवर, ताहम इन सम केसेस बीट्स कैन बी अनवांटेड एंड मे रिक्वायर्ड एडजस्ट टू ट्यूनिंग। कुछ जगह पर बीट्स हमारे लिए नुकसानदेह हैं, जैसे ट्यूनिंग ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में, तो फिर हम उसे जो है स्ट्रिंग्स वगैरह को या कीज़ को, नॉब को एडजस्ट करके उसको जो है सेम फ्रीक्वेंसी पे लाते हैं ताकि बीट्स ख़त्म हो और हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्यून हो जाए, ठीक है। पिच और प्लेइंग टेक्निक टू मिनिमाइज़ देयर इम्पैक्ट, ठीक है, ताकि बीट्स ख़त्म कर दें, उनका इफेक्ट मिनिमाइज़ कर दें। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं वेरी सून नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।